नमस्कार। मोदी सरकार में बेरोजगारी के भयावह आंकड़े चिंता को बढ़ाते हैं। अर्थव्यवस्था के अनुपात में रोजगार के अवसरों का नहीं बढ़ना लंबे समय से चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का भरोसा दिया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में नई नौकरियों का सृजन तो दूर, जो अब पहले से रोजगार में थे वे भी बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी बढ़ने के साथ श्रम भागीदारी दर का नीचे आना समस्याओं को बेहद जटिल बना देता है। यह दर श्रम शक्ति अर्थात 15 से 64 साल की आयु के लोगों का कुल संख्या में काम करने के इच्छुक लोगों तथा रोजगार में लगे या रोजगार पाने की कोशिश कर रहे लोगों की संख्या के अनुपात को इंगित करता है। इसका मतलब यह है कि घटते अवसरों की वजह से निराश लोग रोजगार की ओर उन्मुख नहीं हैं। पत्रकार आर्थिक मामलों के जानकार राहुल लाल कहते हैं, अर्थव्यवस्था के अनुपात में रोजगार के अवसरों का नहीं बढ़ना लंबे समय से चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का भरोसा दिया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में नई नौकरियों का सृजन तो दूर, जो पहले से रोजगार में थे वे भी बेरोजगार हो गए हैं। नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू करते हुए आतंकवाद, भ्रष्टाचार और काला धन का देश में खात्मा करने का दावा किया गया था, लेकिन अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट CSE की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां छीन गई हैं। CSE की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया के अनुसार न केवल नोटबंदी के बाद करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने की बात कही गई है, अपितु यह भी कहा गया है कि पिछले 1 दशक के दौरान देश में बेरोजगारी की दर में लगातार इजाफा हुआ है। 2016 के बाद यह अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 वर्ष के लोगों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अमित भोसले की नेतृत्व में तैयार किए गए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय NSSO द्वारा श्रम बल सर्वे PLFS की रपट अभी जारी नहीं की है। इसलिए इस रिपोर्ट में रोजगार स्थिति को समझने के लिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के CMIE CPDX के आंकड़ों का प्रयोग हुआ है। PLFS और CMIE CPDX दोनों की रिपोर्टों में बेरोजगारी दर को करीब 8% आंका गया है। यह 2000 से 2011 की औसत दर का 2 गुना से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, कम शिक्षित श्रमिक जो प्रायः असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके भी रोजगार के अवसर घटे हैं। आर्थिक परिदृश्य पर नजर रखने वाली भरोसेमंद संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2023 में बेरोजगारी दर मई 2021 के बाद सबसे अधिक 10.5% हो गई। इस दौरान ग्रामीण बेरोजगारी 6.2% से बढ़कर 10.82% हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी 8.44% हो गई। रोजगारी बढ़ने के साथ श्रम भागीदारी दर नीचे आना समस्या को बेहद जटिल बना देता है। यह दर श्रम शक्ति अर्थात 15 से 64 साल की आयु के लोगों संख्या में काम करने के इच्छुक लोगों तथा रोजगार में लगे या रोजगार पाने की कोशिश कर रहे लोगों की संख्या के अनुपात को इंगित करती है। इसका मतलब यह है कि घटते अवसरों की वजह से निराश लोग रोजगार की ओर उन्मुख नहीं हैं। नवंबर 2017 में से ही रोजगार में गिरावट आती जा रही है। सबसे चिंताजनक मामला यह है कि रोजगार में गिरावट तब जारी है जब लेबर फोर्स बढ़ती जा रही है। लेबर फोर्स बढ़ने से आशय है कि काम के लिए ज्यादा लोगों की उपलब्धता होते जाना। नोटबंदी के बाद लेबर फोर्स सिकुड़ गया था, लोगों को काम मिलने की उम्मीद नहीं रही, इसलिए वे लेबर मार्केट में चले गए थे। कुछ सप्ताह पहले एयर इंडिया में 180 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। स्पाइसजेट 15% कर्मचारियों की छटनी करने वाला है। वर्ष 2019 में स्पाइसजेट के पास 16,000 कर्मचारियों का समूह था, लेकिन
भयावह छटनी के बाद अब कर्मचारियों की संख्या केवल 9,000 रह गई है, जिसमें पुनः 15% छटनी होने वाली है। कुछ वर्ष पूर्व जेट एयरवेज के बंद हो जाने के कारण 16,000 कंपनी के पेरोल कर्मचारी और 6,000 अनुबंध वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे। रोजगार को लेकर कुछ और भी आंकड़े हैं जो और भी डरावने हैं। वेदांता ने 49,141 लोगों की छटनी की, तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज ने 10,539 लोगों की। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कंपनी फोर्टिंग हेल्थ केयर ने 18,000 लोगों की छटनी की। टेक महिंद्रा ने 10,470 कर्मचारी कम किए। सेल सर्विसेज क्षेत्र की कंपनी है, इसने 30,413 लोगों की छटनी की है। तो बीएसएनएल ने 12,765 लोगों को काम से निकाला। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी 11,924 लोगों की छटनी की। इस तरह केवल 3 सरकारी कंपनियों ने करीब 55,000 नौकरियां कम की हैं। सरकार अपने लाभांश वाली कंपनियों में रोजगार सृजन के स्थान पर विनिवेश करने के लिए ही गंभीर रही। CMIE नामक संस्था लगातार रोजगार के आंकड़ों पर नजर रखती है। इस संस्था के अनुसार 2013-14 में 1443 कंपनियों ने 67 लाख रोजगार देने का आंकड़े दिए, जबकि 2016-17 में 3441 कंपनियों ने 84 लाख रोजगार देने का डेटा दिया है। इस हिसाब से देखें तो कंपनियों की संख्या में दुगनी से भी ज्यादा वृद्धि के बावजूद रोजगार के आंकड़ों में खास वृद्धि नहीं दिखती है। इस तरह सरकार के कार्यकाल के आरंभ में भी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार सृजन को लेकर गंभीर नहीं रही। लघु एवं मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नोटबंदी व लॉकडाउन ने लघु एवं मध्य उद्योग की कमर तोड़ दी। आरबीआई के अनुसार लघु व मध्यम उद्योग व्यापार कर्ज में डूब गई। केवल नोटबंदी के असर से मार्च 2017 तक लोन न चुकाने का मार्जिन 8249 करोड़ था, जो मार्च 2018 तक बढ़कर 16,111 करोड़ हो गया। माना जा रहा है कि नोटबंदी एवं जीएसटी से ही केवल करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीएसटी से केवल लघु एवं मध्य उद्योगों में 35 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, जबकि इसमें असंगठित क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 2 करोड़ पहुंच सकता है। अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारी अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुख बने, लेकिन भारत का निर्यात लंबे समय से ठहराव की दिशा में है। भारत का निर्यात लंबे समय से ठहराव की दशा में है। इस स्थिति में देश का कपड़ा उद्योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था में प्राण फूंक सकती थी। भारत में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला कपड़ा उद्योग लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता था, जबकि निर्यात क्षेत्र में इसकी भागीदारी 24.6% थी। इस तरह कपड़ा उद्योग ने न केवल निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था अपितु रोजगार देने वाली अर्थव्यवस्था के लिए भी अपरिहार्य है। मौजूदा वर्ष देश के वस्त्र निर्यात के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMI के आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष अप्रैल और मई में वस्त्र निर्यात पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में क्रमशः 23 और 17% गिरा। सरकार इसके कमजोर प्रदर्शन के लिए यूरोप और अमेरिका से मांग में कमी को मानती है, लेकिन अगर उदाहरणों को देखा जाए तो समस्या वैश्विक बाजारों की स्थिति की नहीं है, बल्कि उसका संबंध देश के परिस्थितियों से है। उदाहरण के लिए जरा वियतनाम पर विचार कीजिए, जिसके वस्त्र निर्यात में इस वर्ष अब तक 14% की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। पिछले वित्त वर्ष में जहां भारतीय वस्त्र निर्यात में 4% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं बांग्लादेश ने इस अवधि में तैयार वस्त्रों के निर्यात के जरिए 9% की राजस्व वृद्धि हासिल की है। इसके पहले बांग्लादेश में कपड़ा एवं वस्त्र मिलों के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार किया गया ताकि उच्च सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके। मई 2018 में जब देश का वस्त्र निर्यात 17% गिरा, तो इसी अवधि में श्रीलंका का वस्त्र निर्यात में सालाना आधार पर 9% की वृद्धि हुई। अप्रैल में जरूर इसके वस्त्र निर्यात में 4% की गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी वो भारत की 23% गिरावट से बहुत कम थी।
उद्योग जगत एवं सरकार ने कपड़ा उद्योग के घटते निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थितियों को जिम्मेवार माना है, लेकिन वियतनाम व बांग्लादेश के उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारत में कपड़ा उद्योग के प्रति स्पर्धा की ढांचागत कमी है और इसकी मांग की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। वियतनाम के कपड़ा उद्योग के निर्यात वृद्धि के लिए हम लोग तर्क दे सकते हैं कि आसियान के टाइगर इकोनॉमी के कारण यह संभव है, लेकिन बांग्लादेश से भी भारतीय कपड़ा उद्योग का पिछड़ जाना इसके कई गंभीर मूलभूत समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षण कर रहा है। सरकार का कहना है कि अब प्रत्येक दिन देश भर में 27 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होता है, जो पिछले सरकार से काफी ज्यादा है। ऐसे में रोजगार कम कैसे हो सकता है? यहां पर यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि अब सड़कों के निर्माण प्रक्रिया का काफी हद तक मशीनरीकरण हो चुका है। ऐसे में भले ही सड़कों के निर्माण की गति तीव्र हुई है, परंतु रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए चीन की तरह हमें भी श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना होगा और सरकार को कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे श्रम प्रधान उद्योगों के प्रति उद्योगपतियों की भी दिलचस्पी में वृद्धि हो। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान से पूर्व जनता को समझना था कि रोजगार विहीन विकास हमें आर्थिक असमानता की गहरी खाई की ओर अग्रसर कर रही है। 10 वर्षों में सरकार को 2 करोड़ प्रतिवर्ष के दर से कम 20 करोड़ रोजगार देना था, परंतु इस सरकार में बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी रही। हमें विकास को रोजगार परक बनाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार रोजगार प्रदान करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करे तथा उसे प्राथमिकता भी प्रदान करे। उद्योग जगत की यह शिकायत भी है कि वस्तु एवं सेवा कर के आगमन के बाद से करों की मामलों में उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। कपड़ा और वस्त्र उद्योग के साथ दिक्कत यह भी है कि हमारी फैक्ट्रियां प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में निहायत छोटी हैं। इससे लागत बढ़ती है और छोटे ऑर्डर से निपटने या नई तरह के इन्वेंटरी तैयार करने में दिक्कत होती है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरोजगार में खासी कमी आई है और उसके स्थानों पर दिहाड़ी मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक तरफ जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रोजगार में वृद्धि तो दूर ही दिखाई दे रही है। तो फिर इसे रोजगार विहीन विकास कहना अनुचित नहीं होगा। आवश्यक है हम लोग अपने विकास को रोजगारोन्मुखी भी बनाएं। इस संदर्भ में कांग्रेस द्वारा जारी युवा न्याय महत्वपूर्ण समाधान हो सकता था, जहां केंद्र सरकार में रिक्त 30 लाख पद भर्ती किए जाने की बात कही गई थी। युवाओं के लिए 500 करोड़ का कोष का गठन भी एक ऐतिहासिक कदम था। इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वास्तव में रोजगार सृजन मोदी सरकार के प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं, जिस कारण अभी देश में स्वतंत्रता के बाद का सबसे भयावह बेरोजगारी दंश झेल रहा है। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।